लोगों का शो एक बार लॉन्च होता है और एक बार चल जाता है और फिर खत्म हो जाती है उनकी फेम। हम लोग दो बार लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि सबका कटेगा दोबारा। प्यार पाने का नशा हो गया है मुझे, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरा साथ दिया इसमें मेरे निर्देशक संतोष सिंह ने, कि अरुणोदय सिंह जो मेरे को एक्टर हैं, जिनके साथ मेजरली मेरा सारा काम है, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि मुझे क्रैश कोर्स मिल गया है इनटू बीइंग एन एक्टर। तो मैं तो अभी तैयार हूँ एकदम, अब फिल्म कैमरा के आगे एक्टिंग करने के लिए। मैं बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। कि मेरा बचपन से सपना था न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर बनने का। कभी उम्मीद नहीं थी कि फेम जो होगा उसको मैं एक्सपीरियंस करूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं अपने आप को एक्सपोज करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। लोग बातें बनाएंगे और बोलेंगे ये पागल हो गई है बुढ़ापे में। मेरी जगह कोई भी करता तो जनता उसको उतना ही प्यार करती। ये तीनों लोग ना मिलके इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मुझे दिया है। अपने एस्पिरेशंस को दरकिनार करके सिर्फ एक माँ बन के रह जाना मुझे मंजूर नहीं था। जैसे भारती ने बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि अब है मेरा बच्चा 12 दिन का, लेकिन मुझे काम पे जाना पड़ेगा, और मैं उनका पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ ऐसी माँओं का। इसका सिंपल रीज़न ये है कि वो लोग जो कहानियाँ बना रहे हैं वो पूरे कन्विक्शन से बना रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में मात खा रहे हैं। और साउथ में लोग अभी भी अपनी कहानियों को तवज्जो देते हैं, कहानियाँ स्ट्रॉन्ग रखते हैं। मैं महेश बाबू पे कमेंट करने की मेरी हैसियत तो है नहीं। ऐसे स्टेटमेंट से स्टार्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतना जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। आज आप इस कमरे में बैठ के क्या बात करेंगे वो दिल्ली में जाके उसका इशू बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के, नाप तोल के शब्दों का चयन करना चाहिए। सुनिए, आप आदमी बुरे नहीं हैं, बस जरा गाली कम दिया कीजिए। नमस्कार, आई एम स्नेहिल दीक्षित मेहरा, यानी आपकी बीसी आंटी, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी। हाय स्नेहिल, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। थैंक यू। शो को ऑलरेडी इतना प्यार मिल चुका है और दोबारा से उसी प्यार को आप बटोर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये किस्मत की बात है, लोगों का शो एक बार लॉन्च होता है और एक बार चल जाता है और फिर ख़त्म हो जाती है उनकी फेम। हम लोग दो बार लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि सबका कटेगा दोबारा, हमारी टैगलाइन है। तो वापस से एक बज़ आ गया है, अलग से प्रमोशंस वापस शुरू हो गए, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जी स्नेहिल, हमें बताइए, क्योंकि आप सीज़न 1 में इतना ज़्यादा प्यार मिला था आपके कैरेक्टर को, अब दोबारा से लोगों ने इतना ही प्यार दिया है। ये जो प्यार वाला सिलसिला एक ऑडियंस से बन गया है, हाउ डू यू सी दिस एज? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मुझ जैसी आम महिला को मिली कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि जनता प्यार कर रही है और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे आते हैं। मेरा दिल खुश हो जाता है। रोज़ सुबह उठ के मैं अपना सोशल मीडिया चेक करती हूँ, लोग मेरे डायलॉग्स की रील्स बना रहे हैं और कोई स्केच बना रहा है। इट इज़ अमेजिंग। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि ये अपने आप में ना एक प्यार पाने का नशा हो गया है मुझे, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको कभी भी मैं डिसअपॉइंट ना करूँ और अच्छा कंटेंट बनाते रहूँ। जी, आपका जो कैरेक्टर है जिसे लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उस कैरेक्टर को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि ऑन स्क्रीन गाली देना या फिर उस तरह से एक ह्यूमरस वे में मैं कह सकती हूँ उस कैरेक्टर को जस्टिस देना हर किसी के लिए इजी भी नहीं होता है। आप कितनी कंफर्टेबल रहे इस रोल को अडेप्ट करने में? मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि ये किरदार जो था ना, ये कोरा कागज़ था। और क्योंकि पिछले सीज़न में किरदार कुछ एस्टैब्लिश हुआ नहीं था, सिर्फ एक लाइन थी, तो अब पूरा कैनवस खाली था, हमको ड्राइंग बनानी थी। और मेरा साथ दिया इसमें मेरे निर्देशक संतोष सिंह ने। उन्होंने पूरी छूट दी कि जैसा चाहूँ वैसा रंग भर दूँ गिलौरी के कैरेक्टर में। और साथ ही अरुणोदय सिंह जो मेरे को एक्टर हैं, जिनके साथ मेजरली मेरा सारा काम है, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना सरल बना दिया सारा प्रोसेस मेरे लिए कि कैसे डायलॉग याद करना, कैसे डिलीवरी करना, कहाँ से कैमरा देख रहा है तुम्हें, कैसा लुक रखना। इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि मुझे क्रैश कोर्स मिल गया है इनटू बीइंग एन एक्टर। तो मैं तो अभी तैयार हूँ एकदम, अब फिल्म कैमरा के आगे एक्टिंग करने के लिए।
जी, स्नेहिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लीज़ टेक अस टू द जर्नी ऑफ बीइंग स्नेहिल टू गिलोरी। किस तरह से आपने सोचा कि इंडस्ट्री में आना चाहिए? क्या कुछ आपके अप्स एंड डाउन्स रहे? कैसे ये प्रोजेक्ट मिला? प्लीज़ टेक अस टू योर जर्नी। मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कई लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी हो, क्योंकि मैं बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं बम्बई आई थी इंजीनियरिंग में जॉब ढूंढते हुए, और मेरी जॉब लग गई थी एक छोटी कंपनी में, लेकिन कभी ज्वाइनिंग हो नहीं पाई क्योंकि मेरा बचपन से सपना था न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर बनने का। तो मैंने एक न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप करना शुरू किया। वहाँ से रास्ता थोड़ा सा बदला तो टीवी में एज अ ट्रेनी शुरुआत कर दी। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती रही और मैं कहानियाँ कहने लगी। अपने तरीके से बिहाइंड कैमरा मैं काम कर रही थी, क्रिएटिव डायरेक्टर तक का सफ़र तय किया, कई सारे चैनल्स में भी काम किया। तो लाइफ काफ़ी सही जा रही थी। शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो कभी उम्मीद नहीं थी कि फेम जो होगा उसको मैं एक्सपीरियंस करूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपका टाइम आता है तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। वैसा ही कुछ फिल्मी मेरे साथ हुआ। अपहरण सीज़न 1 में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और मैं पिच करने गई थी एकता मैम को कहानी। मैंने नरेशन देने गई थी और उनको पता नहीं मुझ में क्या अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ये लड़की सही है, तुमको हमारे कंपनी में काम करना चाहिए। तो मुझे नौकरी भी मिल गई और साथ में एक छोटा रोल भी मिल गया, और फिर वो रोल वायरल भी हो गया। फिर एकता मैम ने ही पुश किया कि अरे कम ऑन, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम दुनिया को दिखाओ। तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं अपने आप को एक्सपोज करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लोग बातें बनाएंगे और बोलेंगे ये पागल हो गई है बुढ़ापे में। तो एकता मैम ने बोला तुम इन लाइफ हम लोगों को इतना हंसाती हो तो उसको कैमरे पे डाल दो, लेट द वर्ल्ड सी कि तुम कितनी अच्छी कॉमेडियन हो। और उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, एम्पावर किया। तो मैंने इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया, उसको भी पॉपुलैरिटी मिल गई। फिर सीज़न 2 जब लिखा जा रहा था तो उन्होंने जिद करके बोला कि नहीं, सीज़न 2 में स्नेहिल तो ज़रूर होगी, भले ही 3 एपिसोड में रहे लेकिन वो होगी। और जब लिखना शुरू किया सिद्धार्थ सेनगुप्ता सर ने, उन्होंने इतना प्यारा कैरेक्टर लिख दिया कि वो मतलब ऑथर बैक कहते हैं ना, जिसे कि मेरी जगह कोई भी करता तो जनता उसको उतना ही प्यार करती। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, और बहुत ऊपर वाले की कृपा है। तो ये है मेरी जर्नी। स्नेहिल, जैसा कि आप बता भी रही थी, आप एक बच्चे की माँ भी हैं, तो ऐसे में मॉम्स के पास एक सुपर पावर होती है, उनको घर भी संभालना होता है, काम और खुद के ड्रीम्स भी पूरे करने होते हैं। ऐसे में कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि घर भी संभालना, बच्चे को भी संभालना और अपने करियर को भी उतना ही वक्त देना? चैलेंजिंग तो बहुत होता है, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो रियली टेस्ट होते हैं जब आप एक वर्किंग मदर हो। और मैं तो सिर्फ वर्किंग मदर ना होके एक इन्फ्लुएंसर प्लस वर्किंग मदर प्लस एक्टर मदर हूँ। तो पूरा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, मेरी सासू माँ का जो हमारे साथ ही रहती हैं, तो और मेरी ननद, ये तीनों लोग ना मिलके इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मुझे दिया है। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में कि मैंने ट्यूशन टीचर भी लगाए हुए हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैं समय बहुत व्यतीत करती हूँ अपने बच्चे के साथ, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट और शार्प है। एंड अपने एस्पिरेशंस को दरकिनार करके सिर्फ एक माँ बन के रह जाना मुझे मंजूर नहीं था। और थैंकफुली उसमें मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूँ कि कल को जब वो बड़ा हो तो वो मुझे बोले कि ओ माई मदर वॉज ऑलवेज हैप्पी, शी वॉज सक्सेसफुल, शी वॉज मेकिंग थिंग्स हैपन। तो वो मुझे एज एन इंस्पिरेशन ले, ना कि सिर्फ एक माँ कि हाँ चलो अपनी ड्यूटीज़ निभा रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि हर माँ, नॉट ओनली अबाउट मी, हर औरत जो एक माँ है उसकी लाइफ रुकनी नहीं चाहिए माँ बनने के बाद। ये मेरा मानना है। जी, बट स्नेहिल, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं, लोग बहुत सारे जजमेंट पास करते हैं, स्पेशली जब आप एक छोटे बच्चे को घर पे रख के अपने करियर पे फोकस करते हैं। बी एट अनुष्का शर्मा, जिन्होंने बहुत ही वोकली अपनी बातें सामने रखी कि उनको भी किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, भारती सिंह को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ऐश्वर्या को भी जब वो इनिशियली आई थी उनके वेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा गया। हाउ डू यू सी दिस बीइंग जिस तरह से सोसाइटी इतनी जजमेंटल हो जाती है किसी की चॉइसेस को लेकर?
ये सोसाइटी का जजमेंटल होना बनता है, क्योंकि हमारी बरसों की कंडीशनिंग है, बरसों से हमारे दिमाग में ये फीड किया गया है कि तुम माँ बन गई हो मतलब अब तुम्हारा जीवन खत्म, तुम्हारा जीवन सिर्फ अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने के लिए है। तो ये बरसों से आई धारणा को 2 दिन में कोई नहीं तोड़ सकता, और औरतों का जज होना मतलब बनता है। पर धीरे धीरे एक एक करके अगर लोग चेंज करेंगे, जैसे भारती ने बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि अब है मेरा बच्चा 12 दिन का, लेकिन मुझे काम पे जाना पड़ेगा, और मैं उनका पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ ऐसी माँओं का जो सिर्फ एक माँ बन के कि चलो जी मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरा धरती पे मैंने जन्म लिया था एक बच्चे को जन्म देने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। हम इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे का बाप भी उतना ही जिम्मेदार होता है उनकी परवरिश में जितना कि माँ। तो हमको थोड़ा सा ना अब मानसिकता बदलनी होगी, और धीरे धीरे एक एक करके लोग आगे आएंगे तो ही ये धारणा चेंज होगी। और मैं समझती हूँ कि ये 2 दिन में नहीं चेंज हो जाने वाला है कि ओके नाउ वी आर मॉडर्न और अब हम नहीं जज करेंगे। वो बहुत जाते जाते जाएगी, और ट्रोलर्स के मुंह पर टेप तो लगा नहीं सकते, तो उन्हें बोलने दीजिए। जी, आपका क्या तरीका होता है ट्रोलर से डील करने का? मेरा तरीका ट्रोलर से डील करने का, पहले मैं एंगेज करती थी, जवाब देती थी मैसेजेस का, और बुरा भी बहुत लगता था पढ़ के। फिर मैंने एक रूल अप्लाई किया कि अगर 50 कमेंट हैं उसमें से 40 अच्छे हैं और 10 खराब हैं, तो मैं उन 40 पे फोकस करती हूँ। जो पॉजिटिव है उसको मैं अपनी तरफ से और एनर्जीज देती हूँ, अपनी वाइब्रेशंस देती हूँ, और जो 10 लोग कुड़ रहे हैं उनको मैं क्यों एंटरटेन करूँ। अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी सारी बातें कही अपने व्लॉग में, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन जजमेंट पास किया कि अरे इस मोटी को सर्बिया भेज दिया अरुणोदय सिंह के साथ, ही डिजर्व्ड अ हॉट वेव। बड़ा दिल दुखा ये सुन के कि 2022 में भी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कि तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो। शर्म आनी चाहिए, और हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये दुखद है, पर मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं एक सर्टेन एज की महिला हूँ, एक सर्टेन वेट की महिला हूँ, और अगर मैं मुंबई में बड़े बड़े मेरे होर्डिंग लग सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैसेज ये जा रहा है आम जनता को कि आप किसी भी साइज के हों, किसी भी एज के हों, आपका समय आएगा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। लवली स्नेहिल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वीड लाइक टू नो, क्योंकि एक जो मुद्दा है वो इस वक्त इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, एंड दैट इज साउथ कंटेंट वर्सेस बॉलीवुड कंटेंट। क्योंकि बैक टू बैक कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी जो आ रही हैं उनको उस तरह से प्यार नहीं दिया जा रहा है ऑडियंस द्वारा। लेकिन अगर हम कहें कि साउथ एक रीजनल लैंग्वेज होकर भी पैन इंडिया पर रूल कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका सिंपल रीज़न ये है कि वो लोग जो कहानियाँ बना रहे हैं वो पूरे कन्विक्शन से बना रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में मात खा रहे हैं। और ये जो बिज़नेस है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे बहुत सालों से काम कर रही हूँ और बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरा सिंपल बात ये है कि ये जो है ना बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री, ये कहानियों का कारोबार है। जिस दिन कहानियाँ वीक होने लगेंगी उस दिन कंटेंट काम करना बंद कर देगा, और वही हो रहा है। और साउथ में लोग अभी भी अपनी कहानियों को तवज्जो देते हैं, कहानियाँ स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो निखर के आता है। तो बॉलीवुड को या रीजनल लैंग्वेजेस को, सबका मापदंड एक ही है, कहानी। इनफैक्ट आप साउथ की छोड़ें, आप साउथ कोरिया का हम इतना सारा कंटेंट देखते हैं, कोरियन शोज देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो इतना बढ़िया काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं दिल को छू रही हैं। तो लैंग्वेज बैरियर अब नहीं रहा है, अब सब कुछ ग्लोबल हो गया है, सब कुछ इंटरनेशनल हो गया है, साउथ नॉर्थ सब मिक्स हो चुके हैं। एक चीज़ जो कनेक्ट कर रही है वो है ह्यूमन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग कहानियाँ। तो आप ये मानती हैं कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है वो डिलीवर करने में? बिल्कुल, और कहानियों पे काम करेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बस सिर्फ बड़े स्टार के आ जाने से या सर्टेन डेट पे रिलीज करने से अब सक्सेस नहीं मिलती।
जी, वन थिंग वीड ऑल्सो लाइक टू नो स्नेहिल, क्योंकि आप यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट योर थॉट्स। सो रिसेंटली महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड हिम, ऑल्दो उनका इंटेंशन कुछ था, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं और इतना नाम कमाया है, लोग फैंस कमाए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या रीज़न रहा होगा हिम सेइंग दैट? मैं महेश बाबू पे कमेंट करने की मेरी हैसियत तो है नहीं। सच बात ये है वो काफ़ी बड़े स्टार हैं और किस उद्देश्य से उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट से स्टार्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतना जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। आज आप इस कमरे में बैठ के क्या बात करेंगे वो दिल्ली में जाके उसका इशू बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के नाप तोल के शब्दों का चयन करना चाहिए। यही लर्निंग है मेरी इस इंसिडेंट से। जी, स्नेहिल, आपका कोई एक फेवरेट डायलॉग जो आप शेयर करना चाहेंगे पार्ट 2 से? अपहरण सीजन 2 का मेरा फेवरेट डायलॉग है, बहुत ही प्यारा सीन है अरुणोदय और मेरे बीच कि हम लोग झगड़ते रहते हैं और एक पॉइंट पर आकर मुझे उनकी असलियत पता चलती है, उनके किरदार के बारे में, और मैं उनको बहुत प्यार से बोलती हूँ कि सुनिए, आप आदमी बुरे नहीं हैं, बस जरा गाली कम दिया कीजिए। Lovely. You have such a beautiful voice and personality, Snehal. I think this is why people are so able to connect with you. So, lastly, क्या कुछ कहना चाहेंगी सारे फैंस और व्यूअर्स के लिए? तो मैं अपने सारे व्यूअर्स और फैंस से यही कहना चाहूँगी कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने जीवन के अमूल्य 2 मिनट भी अगर मुझे देते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और टाइम इज़ मनी, तो आप लोग वो अपना समय मुझ पर खर्च कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसी तरह हंसाती रहूँ, और जिस दिन कंटेंट बुरा लगने लगे आप बता दीजिएगा, मैं बनाना बंद कर दूँगी। Lovely. Thank you so much, Snehal, for joining with us on First India Filmy. We wish you luck for everything upcoming. Thank you.